हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विषय इतिहास से पाठ 1, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। इस पाठ के 5 भाग हैं। इन सभी भागों को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम भाग 2 कंप्लीट करेंगे। भाग 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले पेज पर चलते हैं। ये इस पाठ का भाग 2 है, क्रांति की शुरुआत। भाग 1 में हम देख चुके हैं कि फ्रांस की आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी, फ्रांस किन किन वर्गों में विभाजित था। साथ ही साथ ये भी देख चुके हैं कि प्रथम और द्वितीय एस्टेट को प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए मध्य वर्ग ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। भाग 2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार क्रांति की शुरुआत होती है और कैसे राजा की सत्ता को संविधान के द्वारा चुनौती दी जाती है, यानी राजा की सत्ता पर संविधान का अंकुश लगाया जाता है। राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है संविधान के कानूनों के द्वारा। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया जाता है, यानी सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। एक एक करके पॉइंट्स पर आते हैं। पहला, नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक। पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि राजा ने फ्रांस की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए करों में वृद्धि कर दी थी, लेकिन करों में वृद्धि का जो कदम राजा के द्वारा उठाया गया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी राजा नए कर लगाता था या करों में बढ़ोतरी करता था तो उसे एस्टेट जनरल से अनुमति लेनी होती थी। अब ये एस्टेट जनरल था क्या? ये एक प्रकार की राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट, अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लेकिन इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी इसका निर्णय राजा करता था। तो लुई 16वें ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए इस संस्था की बैठक 5 मई 1789 को बुलाई। कब बुलाई यहाँ पर लिख देते हैं, 5 मई 1789 को। दूसरा, एस्टेट जनरल में प्रतिनिधित्व। जब भी इस संस्था की बैठक बुलाई जाती थी तो प्रथम और द्वितीय एस्टेट इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजते थे, यानी प्रथम एस्टेट अपने 300 प्रतिनिधि भेजता था और द्वितीय एस्टेट अपने 300 प्रतिनिधि भेजता था, और तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि इनके पीछे खड़े कर दिए जाते थे लाइन में। यहाँ पर लिख देती हूँ, जब भी इस संस्था की बैठक होती तो तीनों एस्टेटों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार का होता था। तीसरा, प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांग। जब भी इस संस्था की बैठक बुलाई जाती थी तो प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, यानी कि प्रथम एस्टेट एक मत देगा और द्वितीय एस्टेट एक मत देगा और तृतीय एस्टेट एक मत देगा। लेकिन तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने इस बार मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत देने का अधिकार होगा, यानी कि एक प्रतिनिधि एक मत देगा, ना कि एक एस्टेट एक मत। यहाँ पर लिख देती हूँ, एक प्रतिनिधि एक मत, यानी कि इस संस्था का हर एक प्रतिनिधि मतदान करेगा। ये मांग तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई। चौथा, नेशनल असेंबली की घोषणा। जब तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने एक प्रतिनिधि एक मत की मांग रखी तो राजा ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि राजा का विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, जहां पर इन्होंने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और इस असेंबली का लक्ष्य था सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान लाना, और जब तक ऐसा संविधान नहीं लाया जाता तब तक नेशनल असेंबली को भंग नहीं किया जाएगा। और इनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया था। पांचवा, बास्टील को नेस्तनाबूद करना। जिस समय नेशनल असेंबली संविधान तैयार करने में लगी हुई थी, फ्रांस चारों तरफ से आंदोलित हो रहा था और उस समय अधिक ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी, जिससे खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। लोगों को लंबी लाइनों में लग के घंटों के इंतजार के बाद पाव रोटी मिल पा रही थी। इससे क्या हुआ, फ्रांस की जनता क्रोधित हो गई और उन्होंने दुकानों पर धावा बोल दिया। और फ्रांस के सम्राट ने क्या किया,
सेना को पेरिस में भेज दिया। भीड़ और अधिक क्रोधित हो गई और भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। छठा, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन। जब क्रोधित भीड़ ने बास्तिल को नेस्तनाबूद कर दिया तो राजा को भी अंदाजा हो गया था कि इस क्रोधित भीड़ को रोका नहीं जा सकता। इसलिए राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और साथ ही साथ ये भी मान लिया कि राजा की सत्ता पर, राजा की शक्तियों पर अब संविधान का अंकुश होगा, यानी कि राजा की शक्तियां असीमित नहीं होंगी और सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया, यानी सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अगले पेज पर चलते हैं। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। पहले संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके पॉइंट्स को समझेंगे। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च शासक तो राजा ही होता है, लेकिन राजा की शक्तियों पर संविधान के कानूनों के द्वारा अंकुश लगा दिया जाता है। अब आते हैं पॉइंट्स पर। पहला, सम्राट की शक्तियों का सीमित होना और शक्तियों का विभाजन। पिछले पेज में हम पढ़ चुके हैं, राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी। नेशनल असेंबली ने संविधान तैयार कर लिया और इस संविधान का उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित कर देना, यानी कि सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, सम्राट की शक्तियों पर संविधान का अंकुश लगा दिया गया। अब शक्तियां जो थी वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में होने की बजाय इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं के बीच में विभाजित कर दिया गया था। वे थी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राजा अपनी मनमर्जी से राजकाज नहीं चला सकता था। शक्तियों का जो विभाजन किया गया था 3 संस्थाओं के बीच, वे थी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा, नेशनल असेंबली का चुनाव। 1791 के संविधान के द्वारा कानून बनाने का कार्य नेशनल असेंबली को दे दिया गया था, यानी कि ये एक प्रकार की विधायिका थी। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका न्याय का काम करती है। तो नेशनल असेंबली कानून बनाने का कार्य करती थी। अब इस नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था? नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, यानी कि जनता सीधे मतदान के द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव नहीं करती थी। पहले फ्रांस के नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे और वो निर्वाचक समूह नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ किस प्रकार नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव होता था। फ्रांस के जो नागरिक थे वो मतदान के द्वारा निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे और ये निर्वाचक समूह नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनते थे, जो कि कानून बनाने का काम करती थी। तीसरा, सभी को मतदान का अधिकार नहीं। 1791 के संविधान के द्वारा सभी को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। फ्रांस की जनता को 2 समूहों में विभाजित किया गया था, एक जो मतदान करते थे यानी सक्रिय नागरिक, दूसरा जो मतदान नहीं करते थे यानी निष्क्रिय नागरिक। अब सक्रिय नागरिक थे कौन? जिनको कि मतदान का अधिकार दिया गया था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष सक्रिय नागरिक की श्रेणी में आते थे जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका सकते थे, यानी कि इस श्रेणी में केवल पुरुषों को रखा गया था और 25 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई थी। 25 से ऊपर की आयु वाले ऐसे पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका सकते थे, उनको सक्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया था। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मतदान में वही भाग ले सकते थे जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, केवल पुरुष, और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे उनको ही सक्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया था। दूसरा है निष्क्रिय नागरिक। अब ये कौन थे? निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखा गया था जो कि मतदान नहीं देते थे, यानी कि बचे हुए पुरुष और सभी महिलाएं, यानी शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया था, जो कि मतदान नहीं करते थे, जिनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। चौथा,
पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। 1791 में जो संविधान लाया गया था वो संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। इसमें 3 अधिकारों, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि ये तीनों अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता और राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 1791 के संविधान ने फ्रांस के नागरिकों को 3 नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार दिए। वे 3 अधिकार थे, जीवन का अधिकार यानी सबको जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, तीसरा कानूनी बराबरी का अधिकार यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं और ये तीनों अधिकार नैसर्गिक थे यानी कि जन्म से प्राप्त थे और अहरणीय थे यानी इनको छीना नहीं जा सकता। और राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। अगले पेज पर चलते हैं। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। 1791 के संविधान की शुरुआत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से होती है। तो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कुछ अधिकारों को यहाँ पर बताया गया है, तो एक एक करके इन अधिकारों को समझ लेते हैं। पहला, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। यानी कि सभी आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं और स्वतंत्र ही रहते हैं, इसलिए उनके अधिकार भी समान होने चाहिए। यानी कि किन्हीं भी आधारों पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं। ऐसे अधिकार सबको समान रूप से मिलने चाहिए। दूसरा, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। कोई भी राजनीतिक संगठन होगा उसका लक्ष्य होना चाहिए आदमी के नैसर्गिक मतलब जो जन्म से प्राप्त है, अहरणीय का अर्थ है जिनको छीना नहीं जा सकता, नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों की सुरक्षा करना। और वे अधिकार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का यानी सब स्वतंत्र हैं, संपत्ति का, सुरक्षा का, सबकी सुरक्षा की जानी चाहिए, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर शोषण होता है तो उस शोषण के विरोध का अधिकार। शोषण के प्रतिरोध का अधिकार का एक उदाहरण लें, जैसे कि सार्वजनिक तालाब से किसी जाति विशेष के लोगों को पानी भरने से मना करना। तो उस जाति के लोग जिनको तालाब से पानी भरने के लिए मना किया गया है यानी कि जिनका शोषण हो रहा है, वो उस शोषण का प्रतिरोध कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। तीसरा, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। संप्रभुता 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो जो समग्र संप्रभुता है, दोनों प्रकार की जो संप्रभुता है उसका स्रोत राज्य है और कोई भी व्यक्ति इसका इस प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकता जिससे कि जनता की जो शक्ति है वो उसे स्वीकृत ना करे यानी जनता उसे स्वीकार ना करे। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? आंतरिक और बाहरी, उन दोनों को यहाँ पर समझ लेते हैं। संप्रभुता कह सकते हैं राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति, यानी कि राज्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ क्या होगा कि राज्य अपनी सीमाओं के अंदर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य की एक सीमा होती है, उसके अंदर राज्य अपनी इच्छा से काम कर सकता है और राज्य की उस सीमा
सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति या समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है, यानी कि राज्य सर्वोच्च शक्ति है। और बाहरी संप्रभुता का अर्थ होता है राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। बाहरी सत्ता का अर्थ हो सकता है कोई अन्य राज्य, यानी कि राज्य किसी अन्य बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है। राज्य अपने फैसले स्वयं लेगा, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी। आंतरिक और बाहरी संप्रभुता का अर्थ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जिससे कि आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ जाए। तो आंतरिक संप्रभुता, राज्य अपनी सीमा के अंतर्गत अपने निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि राज्य सर्वोच्च है, राज्य से ऊपर ना तो कोई व्यक्ति है ना कोई समुदाय। और ऐसा ही बाहरी संप्रभुता में है, राज्य किसी भी बाहरी राज्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होता, राज्य स्वतंत्र है। चौथा, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि मैं स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हूँ, लेकिन मेरी स्वतंत्रता औरों के लिए नुकसानदायक नहीं होनी चाहिए और अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पहुँचाने वाली नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता का एक उदाहरण लें, जैसे कि मुझे कहीं भी घूमने फिरने की आजादी है और मैं फुटपाथ पर न चल के सड़क के बीच में चलूं, तो इससे क्या होगा? अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन होगा, वो नुकसान देने वाली होगी। तो स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर युक्तियुक्त बंधन लगाए गए हैं। पांचवा, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। समाज के लिए कोई भी हानिकारक कार्य होगा, उस पर पाबंदी कानून के द्वारा लगाई जाएगी। जैसे कि भ्रष्टाचार, हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो कानून के द्वारा इन हानिकारक कार्यों पर पाबंदी लगाई जाएगी। छठा, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं, यानी कोई भी अधिनियम जनता की सहमति से ही कानून बनता है। इसलिए सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से यानी स्वयं या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। और कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं, यानी कि सब बराबर हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगले पेज पर चलते हैं। सातवां, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। कानून की प्रक्रिया के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और नजरबंद किया जा सकता है। कानून की प्रक्रिया के बाहर, यानी कि कानून की एक प्रक्रिया होगी, उसके बाहर ना तो कोई व्यक्ति दोषी होगा, ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही नजरबंद किया जा सकता है। कानून की प्रक्रिया का पालन करके ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आठवां, प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आजाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। कोई भी नागरिक हो, उसे बोलने की स्वतंत्रता है, यानी अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता। वो बोलकर अपने विचार प्रकट कर सकता है, लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है और छापकर अपने विचार प्रकट कर सकता है, यानी अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी दी गई है। लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता का अगर वो दुरुपयोग करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होगी। यानी कि अपने विचारों को प्रकट करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार से बाधा ना बने। अगर ऐसा दुरुपयोग उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति की होगी, यानी वही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार होगा। 9वां, सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अनिवार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सेना भी आवश्यक होती है और प्रशासन भी, और इनके खर्चों की पूर्ति के लिए एक सामान्य कर लगाया जाना चाहिए जो सभी नागरिकों पर लगाया जाएगा और उनकी
आय के अनुसार समान रूप से लगाया जाएगा। यानी कोई नागरिक 100 रुपए प्रति महीना कमाता है तो उन 100 रुपयों के अनुसार उस व्यक्ति पर कर लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए प्रति महीना कमाता है तो उन 1000 रुपयों के अनुरूप उस व्यक्ति पर कर लगाया जाएगा। यानी कि आय के अनुसार होगा और सभी नागरिकों पर लगाया जाएगा। ये नहीं होगा जैसा कि हमने पहले भाग में पढ़ा था, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग किसी भी प्रकार का कर अदा नहीं करते थे, बल्कि उनको विशेषाधिकार प्राप्त था, वो था कर लगाने का विशेषाधिकार। और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे, वो हम पहले भाग में देख चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कर सभी पर लगाया जाएगा और उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाएगा। 10वां, संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक नहीं। ऐसे मामले में अंतरिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। 1791 के संविधान के द्वारा व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए थे, उनमें से संपत्ति का अधिकार भी एक अधिकार था और ये एक अनुलंघनीय अधिकार था। यानी किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक नहीं है। यानी कि सार्वजनिक आवश्यकता के लिए यदि संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, उसके अलावा इस अधिकार से व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। और यदि सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा किया जाता है, तो इसका मुआवजा भी जरूर उस व्यक्ति को मिलेगा जिसकी संपत्ति होगी। अगले पेज पर चलते हैं। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। यहाँ पर कुछ राजनीतिक प्रतीक दिए गए हैं, उनका अर्थ क्या होता है वो समझेंगे। पहला, टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। पहले के समय में दासों को बांधने के लिए इन जंजीरों का प्रयोग किया जाता है। तो ये टूटी हुई जंजीर जो हमें यहाँ पर इस चित्र में दिखाई गई है, ये उनकी आजादी का प्रतीक है, ये उनकी आजादी को दर्शाती है। दूसरा, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। अकेली छड़ है उसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कई छड़ों को मिलाकर तोड़ा जाए तो उसमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, इसलिए एकता में बल है। यानी कि यहाँ पर एकता को दर्शाया गया है, एकता में बल होता है। तीसरा, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। यहाँ पर ये सर्वदर्शी आंख दिखाई गई है जो कि ज्ञान का प्रतीक है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं, उसी प्रकार ये आंख भी ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार रूपी अज्ञान को मिटा देगी। अगले पेज पर चलते हैं। चौथा, राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक। ये जो राजदंड दिखाया गया है ये शाही सत्ता का प्रतीक है। पांचवा, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। सनातनता का अर्थ होता है हमेशा बना रहने वाला, यानी कि जिसका ना आदि है और ना अंत है। उसी प्रकार से अंगूठी का कोई और छोर नहीं है। छठा, लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। जब दास स्वतंत्र हो गए तो उन्होंने ऐसी टोपी पहनी जिसको कि लाल फ्राइजियन टोपी कहा गया। अगले पेज पर चलते हैं। सातवां, नीला सफेद लाल, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। जिस प्रकार भारतीय तिरंगे में 3 रंग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार ये तीनों रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। आठवां, डैनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। कानून को एक मानवीय रूप दिया गया है, वो कैसा? डैनो वाली स्त्री। ये स्त्री है और इसके हाथ में ये छड़ी है, इसी को कहा गया है डैनो वाली स्त्री, जो कि कानून का मानवीय रूप है। 9वां, विधिपट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर हैं।
विधि मतलब होता है कानून। इसमें कानून सबके लिए समान है, यानी कि कानून सभी व्यक्तियों को समान समझता है और उसकी नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, अमीर है, गरीब है, बच्चा है, वृद्ध है, किसी भी धर्म से संबंधित है, तो कानून की नजर में ये सब बराबर हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारा भाग 2 समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम भाग 3 कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट से संबंधित MCQs, नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, NCERT सॉल्यूशंस, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।